Hello everyone, welcome to all of you and my YouTube channel SK Academy for GS. मैं शिव शक्ति चौहान SK Academy for GS में आप सबों का पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोगों ने फेसेट 1 और फेसेट 2 को पूरा कर लिया। उसके बाद हम आज फेसेट 3 के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फेसेट 1 और फेसेट 2 को में हम लोगों ने देखा कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या संबंध है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज देखने के बाद हम आज फेसेट 3 में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो फेसेट 3 हमारा क्या है? नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान की प्रकृति। हमने पहले ही बता दिया कि जिस तरह संविधान की प्रकृति होगी उसी तरह से राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी। अर्थात किसी भी देश की संविधान की प्रकृति जैसी होगी वैसी ही राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी। चलिए हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में, अर्थात भारतीय संविधान के संदर्भ में। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि भारतीय संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। लिखित संविधान है अर्थात अधिनियमित संविधान है। अधिनियमित संविधान है अर्थात यह एक खास तिथि को लिखा गया है। आगे बात करते हैं, यह हम लोगों ने किस आधार पर देखा था? दस्तावेज के आधार पर कि लिखित और अलिखित संविधान है, जिसमें भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। आगे बात करते हैं लोकतांत्रिक संविधान। भारत का संविधान कैसा है? लोकतांत्रिक संविधान है। लोकतांत्रिक किस आधार पर है? तो निहितार्थ के आधार पर। जब हम संविधान का वर्गीकरण कर रहे थे तो एक दस्तावेज के आधार पर बताए थे और दूसरा हमने बात किया था निहितार्थ के आधार पर अर्थात मूल्यों के आधार पर, एसेट्स के आधार पर। तो उसमें हमने देखा कि यह इसका आधार क्या है? संविधानवाद। संविधानवाद संविधानवाद मूल्यों के आधार पर। संविधानवाद के अंतर्गत हमने देखा कि संविधानवाद होने के लिए क्या क्या जरूरी पक्ष होते हैं। इसमें हमने देखा कि किसी भी देश को संविधानवाद होने के लिए विधि का शासन जरूरी है। इसके बाद हमने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होना जरूरी है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नौकरशाही होना जरूरी है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी प्रणाली होना जरूरी है। उसके बाद हमने देखा कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लैंगिक न्याय होना चाहिए। अर्थात ये सारे बिंदु जिसमें समाहित होते हैं जिस भी देश में, उस देश का संविधानवाद होता है। और संविधानवाद जैसा संविधानवाद होगा, जितना भी संविधानवाद होगा लोगों के अंदर, उतना ही अधिक वह लोकतांत्रिक संविधान होगा। उस देश का संविधान कैसा होगा उतना ही अधिक लोकतांत्रिक संविधान होगा। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका और भारत के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि भारत से कहीं अधिक संविधानवाद लैंगिक न्याय के संदर्भ में खासकर हम लोगों ने देखा था कि खासतौर पर या हम बात करें अमेरिका का या बात करें पश्चिमी देशों का, तो पश्चिमी देश जो भी है यूरोपियन कंट्री, उसमें देखते हैं कि वहां पर लैंगिक न्याय हम लोगों से कहीं अधिक है। तो उस आधार पर हम कहते हैं कि वहां पर संविधानवाद अधिक है। संविधानवाद अधिक है यानी कि लोकतांत्रिक संविधान वहां पर ज्यादा है, हम लोगों से ज्यादा। हम लोगों से अधिक लोकतांत्रिक देश है वो। जब लोकतांत्रिक संविधानवाद होगा ये भी संवैधानिक नैतिकता होगी। उसमें संवैधानिक नैतिकता कहीं पाए जाएंगे। ये सारी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में कर रखा है। आप लोग अगर चाहें तो हमारा पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के दोबारा से देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी? जैसे संविधान की प्रकृति होगी, इसी पर हम विशेष चर्चा आयोजित करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के सरकार या सरकारों का स्वरूप कैसा है। तो इसमें तो हम चर्चा करेंगे नहीं, आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम वैसे बता रहे हैं भारत के सरकार या सरकारों का स्वरूप कैसा है? संसदीय प्रकार का है। संसदीय व्यवस्था बनाने वाला प्रथम देश कौन है? इंग्लैंड है। यदि लिखित संविधान होगा तो संसदीय स्वरूप अपनाएगा। लेकिन यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि अलिखित संविधान होते हुए भी इंग्लैंड ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। ये क्यों अपनाया है? यह लिखित संविधान अपना सकता है, अलिखित संविधान भी अपना सकता है। इसको हम आगे हम चर्चा के दरमियान देखेंगे। और आगे हम बात करते हैं कि सरकार के विभिन्न अंगों
सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्ति का विभाजन कैसा है। यानी कि एक और पक्ष इसमें हम रखते हैं तो सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्ति का विभाजन कैसा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लिखित संविधान, हर लिखित संविधान में हम लोग आते हैं तो वहां पर क्या है, जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका सर्वोपरि स्थान पर होता है और उसके देन अगेन उसके बाद लेजिस्लेटिव अर्थात की विधायिका और एक्सिक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका का स्थान होता है। अर्थात बात करें तो जुडिशियरी का यह अधिकार है कि मतलब कि न्यायपालिका का यह अधिकार है कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ जो मेन मुद्दा है, भारतीय संविधान में राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। तो देखिए यह कैसा संविधान है, लिखित संविधान है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है। हर लिखित संविधान, जो भी लिखित संविधान होगा उसको 3 स्वरूप पाए जाएंगे। 3 स्वरूप होंगे, या तो वह संघात्मक हो सकता है, वह एकात्मक हो सकता है, या अर्ध-एकात्मक या अर्ध-संघात्मक। यानी कि जो भी लिखित संविधान होगा वह या तो संघात्मक हो सकता है, एकात्मक हो सकता है, और एकात्मक या अर्धसंघात्मक होता है। यह निर्भर किस पर करता है, जब संविधान सभा जो निर्णय लेती है उसी के आधार पर निर्णय होता है कि हमारे देश को किस तरह का संविधान चाहिए। हमें चाहिए संघात्मक, हमें चाहिए एकात्मक, या हमें चाहिए अर्धसंघात्मक या अर्ध-एकात्मक। वहीं अगर हम बात करें अलिखित संविधान वाले देशों की, अगर हमारे देश में अलिखित संविधान होता तो हम क्लियर रूप से कह सकते थे कि हमारे देश का संविधान कैसा है, यानी कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। तो हम सीधे सीधे बोल सकते थे एकात्मक है, लेकिन यहाँ तो नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए अब जितने भी विद्वान हैं, जो संविधान के जितने भी विद्वान हैं, पॉलिटी के जितने भी विद्वान हैं, विभिन्न अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। कोई संघात्मक बताता है, कोई एकात्मक बताता है, और कोई अर्ध-संघात्मक या अर्ध-एकात्मक भी बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है खासकर पीटी में कि अर्ध-एकात्मक या अर्ध-संघात्मक की को आखिर किस विद्वान ने अर्ध-संघात्मक या अर्ध-एकात्मक कहा भारतीय संविधान को। तो इसका आंसर है केसी व्हीलर। यानी कि के सी व्हीलर, व्हीलर केसी व्हीलर वो विद्वान है जिन्होंने भारतीय संविधान को अर्ध-संघात्मक या अर्ध-एकात्मक कहा। चलिए हम आगे बात करते हैं कि संघात्मक किसने कहा। तो संघात्मक एक तो अलेक्जेंड्रो विट्स ने भारतीय संविधान को क्या बोला, संघात्मक। इसके बाद हम बात करें हमारे भारतीय संविधान के जानकारी यानी कि भारतीय व्यक्ति जिनका नाम है जीडी बासु। इनका संविधान का एक बुक भी आता है, 2087 के नाम पर जीडी बासु का एक बुक भी आता है। आगे हम बात करें कि और किसने कहा, और हम बात करें तो भारतीय संविधान के
प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उसने भी यह माना कि हमारे देश में कैसा संविधान होना चाहिए, हमारे देश की संविधान कैसा होना चाहिए, संघात्मक होना चाहिए। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट एससी अर्थात सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एवं 1994 में मुंबई एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक है। उसने तर्क क्या दिया कि हमारे देश के जो भाग 1 का अनुच्छेद 1 जो कि कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक है। इतना बात क्लियर हुआ कि अर्ध संघात्मक या एकात्मक, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्ध संघात्मक या अर्ध एकात्मक किसने कहा, तो आप इनका नाम लगेंगे केसी व्हीलर का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संघात्मक किसने कहा, तो अलेक्जेंडर विल्स या फिर जीडी बसु या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक है। कब बोला? 1973 के कौन सा केस? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और 1994 में केसर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के आधार पर यह कहा गया कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित होने के साथ भारत का संविधान कैसा होगा, संघात्मक है। अब आगे हम बात करते हैं कि भारत के संविधान जो लिखित संविधान है, जो इसमें कैसा गुण पाया जाता है, संघात्मकता। तो संघात्मकता होने के लिए वैश्विक स्तर पर कौन कौन से बिंदु होने चाहिए, वैश्विक स्तर पर कौन कौन से बिंदु होने चाहिए, तो चलिए हम इसको देखते हैं। अर्थात विश्व बिरादरी में अगर संघात्मकता को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए कौन कौन से बिंदु होने चाहिए, इसका हम यदि आकलन करें तो हम लगभग 5 बिंदु पाते हैं, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक है। उसमें अगर एक भी बिंदु कम पाए जाएंगे तो यह क्लियर हो जाएगा कि भारत का संविधान संघात्मक नहीं है। तो चलिए देखते हैं संघात्मकता के लिए कौन से बिंदु उन्हें अनिवार्य है। तो आप लोग नोटबुक पर लिखिएगा कि संविधानवाद संविधान में संघात्मक की प्रकृति पाए जाने के लिए वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर कुछ बिंदु निम्नलिखित भी लिख सकते हैं, कुछ बिंदु
निर्धारित किए गए हैं, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि उपर्युक्त या कोई भी देश संघात्मक है। चलिए देखते हैं कि वह कौन कौन से बिंदु हैं, जिनके आधार पर ऐसा बोला जाता है कि भारत का संविधान में संघात्मकता के गुण पाए जाते हैं। तो संघात्मकता या संघात्मक होने के लिए निम्न बिंदुओं का अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो बिंदु होगा, और शॉर्टकट में हम बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं DSRWA। बिल्कुल आप इसको याद कर जाएंगे। DSRWA का मतलब है कि डिवीजन ऑफ पावर। डी का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। यानी कि शक्तियों का विभाजन। डिवीजन ऑफ पावर अर्थात शक्तियों का विभाजन। दूसरा क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि संविधान की सर्वोच्चता। यही हम बात करते हैं। तीसरा रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान का अनन्य होना। रिजिडिटी अर्थात अनन्य मतलब कठोर। डब्ल्यू का मतलब है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात लिखित संविधान। और ए अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। अर्थात न्यायिक प्राधिकारिता। न्यायालय भी बोल सकते हैं इसको, न्यायिक प्राधिकारिता। अर्थात जिस देश के संविधान में या राज्य व्यवस्था की प्रकृति में ये सारे गुण होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? संघात्मक। उस देश को हम कैसे बोलेंगे कि उस देश की प्रकृति कैसी है? तो संघात्मक प्रकृति है। कौन कौन से हमने डायमेंशन रखे? तो डिवीजन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का विभाजन। दूसरा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की सर्वोच्चता। उसके बाद रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का अनन्य होना, कठोर होना। और उसके बाद हमने अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, न्यायिक प्राधिकारिता। और देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान का होना। लिखित संविधान तो हमने बहुत पढ़ा दिया है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी और भी मानक हो सकते हैं। जैसे कि देश में हमेशा केंद्रीय विधायिका 2 स्तरों की होगी। कैसी 2 स्तर? एक देश का प्रतिनिधित्व करेगी और एक राज्य का लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा को और राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा। यानी कि हम अगर बात करें कि अन्य प्रावधान में अगर हम इसको जोड़े कि अन्य में क्या हो सकता है कि देश में 2 स्तरीय केंद्रीय विधायिका होनी चाहिए। एक लोकसभा होनी चाहिए और एक राज्यसभा होनी चाहिए। उसके बाद डुअल
सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता का भी कहीं कहीं प्रावधान रखा जाता है, वो भी हो सकता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें जैसे कि डुअल कॉन्स्टिट्यूशंस का भी हम बात कर सकते हैं, डुअल कॉन्स्टिट्यूशंस का भी बात कर सकते हैं, अर्थात अमेरिका इसका एग्जांपल है। डुअल कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका में, वैसे डुअल कॉन्स्टिट्यूशन है कि अमेरिका में केंद्र के लिए अलग संविधान है और भारत के लिए भी केंद्र के लिए अलग संविधान है और वहां के राज्यों के लिए भी अलग संविधान है। जैसे वहां पर 51 राज्य है, 51 राज्य का अपना अलग अलग संविधान है और अमेरिका जो केंद्र में है उसके लिए अलग संविधान है। जैसे कि हम लोग 2019 से पहले जम्मू कश्मीर, जब 2019 का जम्मू कश्मीर एक्ट नहीं आया था तो उससे पहले क्या था, भारत में भी दोहरी टाइप का संविधान चलता था। जैसे हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में अलग संविधान होता था और भारत का एक अलग संविधान होता था। लेकिन अब जैसा कि है कि भारत हो या फिर जम्मू कश्मीर हो या फिर कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी हो, तो सबके लिए एक ही संविधान है। उस संविधान का क्या नाम है? भारत का संविधान। तो चलिए हम लोग तो यहाँ तक जाने कि भारत के संविधान में जो संघात्मक है उसके लिए कौन कौन से बिंदु होने चाहिए। तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं कि उन सारे बिंदु कैसे कैसे ये निर्धारित वो करते हैं कि भारत का संविधान संघात्मकता के गुण पाए जाते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या है? डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन का मतलब क्या होगा? तो शक्तियों का विभाजन किसमें? तो शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के संदर्भ में, केंद्र और राज्य के संदर्भ में, अर्थात केंद्र का अपनी शक्ति होगा, उसका अपना क्षेत्राधिकार होगा और राज्यों का अलग क्षेत्राधिकार होगा। ऐसा नहीं होगा कि राज्य केंद्र के कार्य में हस्तक्षेप करे या फिर केंद्र राज्य में हस्तक्षेप करे, ये कभी संभव नहीं है। उस आधार पर हम कहेंगे कि भारत का संविधान कैसा है? संघात्मक है। अर्थात हम देखते भी हैं कि केंद्र का अलग है और राज्यों के लिए अलग है। केंद्र राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है और न ही राज्य केंद्र के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। दूसरा हम बात करें कि संविधान की सर्वोच्चता। तो किस आधार पर हम कहते हैं कि संविधान का सर्वोच्चता है? तो हम देखते हैं कि इसका अर्थ है कि यह दोनों ही सरकारों पर बराबर रूप से लागू होती है। यह दोनों ही सरकारों पर बराबर रूप से लागू होती है का मतलब क्या है? केंद्र हो या राज्य हो, दोनों पर यह बराबर रूप से लागू होगी। यानी कि दोनों के जो भी अधिकार होंगे वह संविधान में उसके स्रोत क्या होंगे? उन दोनों के स्रोत क्या होंगे? संविधान होंगे। अर्थात सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों किसके लिए बाध्यकारी है? दोनों के ऊपर बाध्यकारी कौन है? संविधान है। तो इस आधार पर अर्थात हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहें या स्टेट गवर्नमेंट कहें, दोनों के लिए स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत क्या है? तो शक्ति का स्रोत क्या है? तो शक्ति का स्रोत इसका बात करें या फिर हम स्टेट का बात करें तो शक्ति का स्रोत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि संविधान है। संविधान ही दोनों की शक्ति का स्रोत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो अपना अलग शक्ति यूज करे और यह अपना अलग शक्ति यूज करे, ऐसा संभव ही नहीं है। तो दोनों के ऊपर संविधान बाध्यकारी है, अर्थात दोनों ही संविधान सम्मत कार्य करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो संविधान सम्मत कार्य न करे उसको संविधान बर्दाश्त कर सकता है। अगर दोनों में कोई भी संविधान सम्मत अगर कार्य नहीं करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में ऐसे तमाम प्रावधान हैं जो कि संविधान की सर्वोच्चता का खुला जो भी प्रावधान है, शक्तियों के विभाजन में हम देखते हैं कि उसका खुला प्रदर्शन करते हैं। वो संविधान के जो भी प्रावधान है उस पर हम एक नजर डालते हैं और उसको हम देखते हैं तो वे कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसके माध्यम से यह तय होता है कि संविधान की सर्वोच्चता है। तो वे आर्टिकल कौन है? वे आर्टिकल हैं
फर्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल है 54 एवं 55। 54 एवं 55 में क्या है? तो 54 कहता है कि ये दोनों ही दोनों राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, दोनों ही दोनों राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का अभी अभी आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ तो उसमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं? तो उसमें हिस्सा कौन लेते हैं? संसद के सदस्य लेते हैं, संसद के सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित नामित सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य यानी कि चुने हुए सदस्य नहीं भाग लेंगे। कौन भाग लेते हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य। और उसके बाद विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो दिल्ली एंड पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। तो अगर यहाँ पर संसद का मनमानी हुआ तो वह रोक सकती थी कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं या विधानसभा के जो भी सदस्य वे भाग नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा संभव नहीं, नहीं राज्य रोक सकती है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, नहीं केंद्र रोक सकता है कि मुख्य जो भी राज्य हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित नहीं होंगे। इसका अधिकार कौन प्रदान करता है? इसका अधिकार कौन प्रदान करता है? संविधान प्रदान करता है, संविधान प्रदान करता है। उसके बाद हम दूसरा आर्टिकल का अगर हम बात करें तो दूसरा आर्टिकल में हम यह भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 73, दूसरा आर्टिकल में हम बात करें तो आर्टिकल 73 एवं आर्टिकल 162। आर्टिकल 173 और आर्टिकल 162 में है आर्टिकल 73 के अंतर्गत कहा गया है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति की परिसीमा होगी, केंद्रों की कार्यपालिका शक्तियों की परिसीमा होगी। और वही आर्टिकल 162 में कहा गया है कि राज्यों के भी कार्यपालिका शक्ति की अपनी परिसीमा होगी, दोनों किसी के कार्यों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और यह इसका मान्यता कौन देता है? संविधान इसका मान्यता देता है। आगे हम बात करें कि संविधान का भाग 4 भाग 5 का संविधान के भाग 5 का अध्याय 4 संविधान के भाग 5 का अध्याय 4 इसके अंतर्गत भी यह कहा गया है कि संविधान की सर्वोच्चता है वह किस आधार पर कहा गया है? इसमें बताया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका न्यायिक क्षेत्राधिकार पूरे भारत पर लागू होगा। भारत में क्या होगा? एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका क्षेत्राधिकार कहाँ होगा? पूरे भारत में लागू होगा। ऐसा नहीं है कि अमुक राज्य है, कोई भी राज्य है, जैसे कि हम बिहार का बात करें या यूपी का बात करें तो उसका जो भी निर्णय होगा वो बिहार में लागू नहीं होगा या बिहार सरकार उसको रोक देगी, यानी राज्य सरकारें उसको रोक सकती है। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि जो कि वो रोक सके। यानी कि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता है। आगे हम बात करें कि संविधान के भाग 6 का अध्याय 5 संविधान के अध्याय 6 का भाग 5 संविधान के भाग 6 का अध्याय 5 यह कहता है कि राज्यों व राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है। संविधान के भाग 6 का अध्याय 5 राज्यों या राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है। हम 1957 से पहले की यदि बात करें तो उसमें हम पाते हैं कि 1957 से पहले यह नियम था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। जबकि अब हम देखते हैं 1957 में जो
7वां संविधान संशोधन पास हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी अगर राज्य के पास उच्च न्यायालय नहीं है तो वह क्या कर सकता है, वह दूसरे राज्य का उच्च न्यायालय उस पर अपना अधिकारिता दिखा सकता है। यानी कि दो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात एक या एक से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जैसा कि हम लोग संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम यदि बात करें तो पंजाब, हरियाणा और उसी में आता है यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपका चंडीगढ़ है। तो सबका हाई कोर्ट कहाँ है, तो सबके लिए उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो सबके लिए उच्च न्यायालय तो चंडीगढ़ है। तो सबके लिए व्यवस्था किया गया है। आगे हम बात करते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकारता एक या एक से अधिक राज्यों पर भी आवश्यक पड़ने पर लागू हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 241 का। आर्टिकल 241 आर्टिकल 241 कहता है कि संविधान में से व्यवस्था की गई है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी यानी कि संशासित प्रदेशों के लिए भी उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता लागू होगी। आगे हम बात करें संविधान, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1, जिसमें केंद्र और राज्य के शक्तियों, विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 5, 6, छठा भारतीय संविधान का भाग 11 का अध्याय 1 बताता है कि केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा होगा, यानी कि विधायी शक्तियों का बंटवारा होगा। इसको भी कौन बताता है, संविधान ही बताता है। इस बात को भी कौन बताता है, संविधान ही बताता है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान में क्या है, सर्वोच्चता है। आगे हम बात करें तो इसके आधार पर हम और भी बात कर सकते हैं, 7, 8 और भी बात कर सकते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची का बात करें तो उसमें भी विधायी शक्तियों को बंटवारा का बताया गया है। जैसे कि हम अगर 7वां हम बात करें, 7वां तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार यह बताया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा होता है। किस आधार पर होता है, तो देखिए संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, सेकंड में समवर्ती लेते हैं, समवर्ती सूची, और थर्ड राज्य सूची। सबका अपना अपना अधिकार है, संघ सूची का एकल क्षेत्राधिकार है, एक छत्र अधिकार हम इसको बोलते हैं कि संघ पर कोई भी, यानी केंद्रीय स्तर पर कोई भी कानून बनाना हो तो सिर्फ संघ सूची ही बना सकती है, यानी कि केंद्र सरकार ही बना सकता है, उस पर राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और वहीं हम बात करें समवर्ती सूची पर, तो समवर्ती सूची पर राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, लेकिन कहीं कहीं अगर ऐसा राज्य को प्रतीत हो या केंद्र को ऐसा प्रतीत हो कि वह राष्ट्रीय हित में है, किस हित में है, राष्ट्रीय हित में है, तो वहां पर हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की जो भी बनाए हुए लॉ है यानी कानून है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है और उस आधार पर केंद्र को वरीयता दी जाती है। राज्यों का भी अपना कानून बनाने का अधिकार है जिसको हम लोग राज्य सूची बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर कि संघ सूची में कितने
हम इसको इंग्लिश में आइटम्स ही बोलते हैं। सम सूची में कितने आइटम्स हैं, तो हम बात करें तो सम सूची में पहले कितने थे 97, लेकिन अब कितने हैं 100। पहले 97 थे और अब कितने हैं 100। वही समवर्ती सूची का बात करें तो पहले 47 था, अब कितना है 52। ये 5 जो कम हुआ, 5 जो अधिक हुआ है, ये यहाँ से आया है, क्योंकि राज्य में पहले था 66, अब कितने हैं 61। सबको याद करना तो जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इतना याद रखेंगे कि संघ सूची में कितने विषय वस्तु है। तो संघ सूची में अभी कितने विषय वस्तु हैं 100, पहले कितने थे 97 थे। समवर्ती सूची में कितने हैं, तो पहले थे 47, अब कितने हैं 52। राज्य सूची में पहले कितने थे 66, अब कितने हैं 61। यानी कि यहाँ जो 5 कम हुआ वही 5 यहाँ पर जुड़ गया, यानी कि यही 5 यहाँ पर बढ़ जाता है। आगे हम बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण सूची है, तो सबसे महत्वपूर्ण सूची इसमें किसे हम बोलेंगे, सम सूची को बोलेंगे। सेकंड स्थान किसका आता है, समवर्ती सूची का। थर्ड स्थान किसका आता है, राज्य सूची का। आगे हम बात करें कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं के बारे में बताया गया है। विभिन्न भाषाओं के बारे में बताया गया है, वो अभी कौन देता है अधिकार, संविधान देता है। यानी कि 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, यह भाषा कितने हैं 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। वो किसने मान्यता दिया, संविधान ने दिया, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि 22 भाषा है। आगे हम बात करें तो आगे हम यहाँ पर हम अनुच्छेद 65 भी बोल सकते हैं, यानी कि अनुच्छेद 365। इसमें क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। यह भी किसके अंतर्गत देखते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता के आधार पर हम देखते हैं कि संविधान संशोधन करने का भी अधिकार है। आगे हम एक और बात करते हैं तो भारतीय संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, भारतीय संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हम किस आधार पर देखते हैं, राज्यसभा के आधार, राष्ट्रसभा के आधार पर हम देखते हैं कि भारत जैसे कि केंद्र क्या है, केंद्रबद्ध है कि राज्यों में राज्य को कहते हैं कि आपके यहाँ से आप कोई भी व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं लेगा, राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेगा, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। यानी कि राज्य भी नेतृत्व प्रदान करता है केंद्र के लिए, इसकी भी शक्ति कहाँ से मिलता है, संविधान से मिलता है। तो इस आधार पर यदि हम एक क्वेश्चन देखें मेंस के लिए, तो हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि संघात्मक राज्य व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में शक्तियों के विभाजन की संकल्पना का क्या तात्पर्य है, तो हम ये सारे चीज लिख सकते हैं। आगे हम बात करें रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि संविधान का अनम्य होना, संविधान का अनम्य होना। चलिए यही देखते हैं, नम अनम्य का क्या खेल है, इसमें हम देखते हैं संविधान का अनम्य होना, इसका मतलब क्या है, किस आधार पर हम कहेंगे कि संविधान का अनम्य होना संघात्मकता के लिए एक बिंदु प्रदान करता है, एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में संविधान की कठोरता को लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी संविधान, पहला तो यही बात है कि कोई भी लिखित संविधान होगा वो किस तरीके का होगा, तो नम्य हो सकता है, अनम्य हो सकता है, एवं नम्य और अनम्य का मिश्रण हो सकता है, यानी 1 2 3। तो कोई भी संविधान, संविधान कोई भी हो, उसके प्रावधान को क्या किया जा सकता है, हम तीनों का हम बात कर रहे हैं, उसको क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। यदि संशोधन न हो
यदि संशोधन न हो तो उसे हम संविधान कह ही नहीं सकते। हाँ, यही बात है कि जो नम यानी लचीले जो होते हैं उसका संशोधन आसान होता है, और न जिसके कठोर प्रावधान है, अर्थात जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा कठोर होता है यानी कि आसान नहीं होता है, लेकिन संशोधन तो होता है, लेकिन संशोधन करना कठिन होता है, और मिश्रण भी अगर है तो इसमें भी संशोधन होता है। चलिए इसको देखते हैं किस आधार पर। तो इसके लिए हम 3 बिंदु लेते हैं। चलिए 1 2 3। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम मान लेंगे कि इसमें कितने हैं, 5 प्रावधान हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। यानी कि जो हम एग्जांपल लिए हैं सब में कितने प्रावधान हैं, सब में 5-5 प्रावधान हैं। सबसे पहला हम बात करें, अगर बात करें तो जो फर्स्ट ये जो 5 प्रावधान एग्जांपल में हम देख रहे हैं, ये जो पांचों प्रावधान हैं ये पांचों के पांचों क्या है, रिजिड है, यानी कि ये क्या है, पांचों के पांचों कठोर है। दूसरा हम लेते हैं 1 2 3। 3 क्या है, रिजिड है, अर्थात 3 कठोर है, यानी कि 3 हम इसको 3:1 3:2 3:2 में है, यानी कि 2 क्या है, 2 लचीले हैं और 3 क्या है, कठोर है। तीसरा हम बात करें तो 1 2 3 4 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर लचीले हैं और 1 कठोर है, यानी कि 1 कठोर है और 4 लचीले प्रावधान है। ये जो है एक जो है यह एक कठोर प्रावधान है, एक प्रावधान कठोर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल में हम लेंगे, यहीं पर लेते हैं, इसमें भी 5 1 2 3 4 5। ये पांचों के पांचों क्या है, ये पांचों के पांचों लचीले हैं। देखिए हमने आपको 4 एग्जांपल दिया, 4 एग्जांपल में जो फर्स्ट एग्जांपल था वो पांचों के पांचों कठोर है। हम दूसरा जो एग्जांपल दिए उसमें 3 कठोर है, 2 क्या है, लचीले हैं। उसके बाद हम बात करें तो उसमें हमने एक प्रावधान को कठोर रखा और 4 प्रावधान कैसे हैं, लचीले हैं। और यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लिए हैं जिसमें पांचों के पांचों कठोर है, यानी कि कठोरता का क्या अंश है, कठोरता का अंश सब में है, सब किसी न किसी रूप से थोड़ा बहुत कठोर है। अगर ये कठोर नहीं है तो इसको तो आसानी से संशोधन किया जा सकता है। ये भी कठोर है, ये कठोर है, ये भी कठोर है, ये भी कठोर है, यानी कि अनन्यता का तीनों में गुण पाया जाता है। यानी कि कोई भी संविधान हो उसमें अनन्यता का अंश होना चाहिए, संविधान में अनन्यता का अंश होना चाहिए। उस आधार पर हम लोग भारत को देखते हैं तो भारत कैसा है, नम और अनम्य का मिश्रण है, नम और अनम्य का मिश्रण है,
इस आधार पर हम कहते हैं कि भारत का संविधान में ये भी गुण पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का हम यदि बात करें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। हमारा देश का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में हम बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं कि अधिनियमित संविधान है, इसके अलावा जो भी है सारा चर्चा कर दिए हैं। तो सारे आधार क्या बनते हैं, केंद्र और राज्य के मध्य कोई भी विवादास्पद स्थिति पैदा न हो, इसके लिए क्या किया गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसके लिए है, केंद्र और राज्य के लिए। केंद्र और राज्य में राज्यों के मध्य विवादास्पद स्थिति पैदा न हो, इसका अधिकार कौन देता है, संविधान देता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान या अगर 1 2 3 4 5 अगर पांचों गुण पाए जाते हैं तो हमने आज 1 2 3 4 गुण देखे और पांचवा जो है उसके लिए हम कल देखेंगे। आखिर पांचवा जो न्यायालयिक प्राधिकारिता है वो किस आधार पर है, इसके लिए हम कल एक बार फैसेट 3 को फिर से देखेंगे और उस आधार पर हम कह देंगे कि भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक है। अगर हम दोबारा रिपीट करना चाहें तो संघात्मकता के लिए क्या है, डिवीजन ऑफ पावर जरूरी है। केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होना आवश्यक है। इसके लिए हम इस आधार पर भी कह सकते हैं कि देखिए, जैसे एक एग्जांपल इसमें भी लेते हैं, मान के चलिए 10 रुपये का विभाजन करना है, 10 रुपये का। तो अगर विभाजन 5 रुपया 5 रुपया और सेंट्रल को भी 5 रुपया और स्टेट को भी 5 रुपया, तो ये तो बहुत सुंदर विभाजन है। लेकिन वहीं पर अगर मान लें कि 6 रुपया 4 रुपया भी हो सकता है, 7 रुपया और 3 रुपया भी हो सकता है, 8 रुपया 2 रुपया भी हो सकता है, 9 रुपया और 1 रुपया भी हो सकता है। 9 रुपया और 1 रुपया यानी कि 9 सेंट्रल और 1 स्टेट, उसको भी हम शक्तियों का विभाजन ही कहेंगे। ये शक्तियों का विभाजन जो बिंदु बनाया गया ये बिल्कुल ही भावार्थक रूप से बनाया गया है। यानी कि अगर थोड़ा सा भी गुण इसमें हम जो बताए हैं, ये 5 जो बता रहे हैं उसमें अगर थोड़ा सा भी गुण माना जाएगा, थोड़ा सा भी गुण रहता है तो उस आधार पर हम इसको संघात्मक बोल सकते हैं। अगर केंद्र अगर 10 रुपया में बंटवारा करे और उसमें 9 रुपया भी खुद लेकर के 1 रुपया भी स्टेट को दे रहा है, तो उस आधार पर हम कहेंगे कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ। इससे विभाजन का आधार क्या होता है, केंद्र और राज्य। और तीसरा स्तर पर भी हम देख सकते हैं इसको, यानी कि एक ही व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, 3 स्तर भी हो सकता है। 3 स्तर को हम किस आधार पर देखेंगे, एक केंद्र सरकार के रूप में देख सकते हैं, दूसरा हम राज्य सरकार के रूप में देख सकते हैं, और तीसरा यदि हम बात करें तो तीसरे में हम यह भी कह सकते हैं कि स्थानीय सरकार, जिसका नियम जवाहरलाल नेहरू ने ही दे दिया था। और उस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि शक्तियों का विकेंद्रण वहां से भी होता है। तो आप लोग मेंस के लिए एक क्वेश्चन इसमें लिखिएगा कि संघात्मकता राज्य व्यवस्था के, लिख सकते हैं संघात्मकता राज्य व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, राज्य व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में शक्तियों की विभाजन की संकल्पना। संघात्मकता राज्य व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में शक्तियों के विभाजन की संकल्पना से क्या तात्पर्य है, सुस्पष्ट वर्णन करें। सुस्पष्ट वर्णन करें तो उसमें आप लोग ये सारे चीज दर्शाएंगे और जो हम कल यहाँ पर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट की बात करेंगे उसको भी आप लोग दर्शा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आर्टिकल 54-55 भी बोलते हैं, जो हम लोगों ने संविधान की सर्वोच्चता देखा, उसमें अगर आपने आर्टिकल 54-55 भी कह दिया तो एग्जामिनर समझ जाएंगे आप क्या बात करने वाले हैं। ठीक है,
अन्यथा आपको अगर याद है तो लिख सकते हैं कि हम के संविधान की सर्वोच्चता हम किस आधार पर देखते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव के आधार पर देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और इसके साथ साथ विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसके अलावा हम यदि बात करें तो दिल्ली और पुडुचेरी के भी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और आगे चलकर ऐसा बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का गठन होगा। तो जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन हो जाएगा तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। अभी क्या है, वो यूनियन टेरिटरी है। तो जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया गया 2019 में, और अब क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और जब वो विधानसभा का रूप लेगा तो उस आधार पर वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। और यहाँ पर केंद्र अपना मनमानी नहीं कर सकता है कि अमुक राज्य से कोई भी व्यक्ति या कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग न ले, या राज्य भी केंद्र को रोक नहीं सकती है कि आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग न ले, चाहे कोई भी राज्य हो। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का अनम्र होना। संविधान का अनम्र होना क्यों जरूरी है? क्योंकि संविधान का अनम्र होना यानी कि संविधान का अनम्रता का गुण, संविधान का अनम्रता का गुण मुख्य रूप से अनिवार्य है। अगर संविधान में अनम्रता के गुण नहीं होंगे तो सभी अपना मनमानी करेंगे। तो अनम्रता का गुण होना बहुत ही अनिवार्य है। तो इसको भी हम लोग संघात्मकता के एक बिंदु के रूप में देखते हैं। तो ये रहा आप लोग का बेसिक थ्योरी, और जो बाकी बच गया है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, इसको कल खत्म कर दिया जाएगा। और इसी के साथ हम अपनी कक्षा को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबों से पुनः आप निवेदन है कि आप लोग एसके एकेडमी फॉर जीएस ऑनलाइन जो आपका अपना चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।